हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे और तैयारी आप लोग की बढ़िया और शानदार चल रही होगी। तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे या फिर यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं या किस तरीके का पेपर सेट होने वाला है। तो आज से उस सीरीज़ के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है बात। तो कुछ 10-12 दिन हमारे पास रह गए हैं, है ना। अकाउंटिंग का जो पेपर होने वाला है, जो अकाउंटेंसी का पेपर होगा 31 मार्च को, तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे तो उनके ऊपर आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम चैप्टर ले रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो वाला। ठीक है बात। अब इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन रहते हैं, जो न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है या फिर यूँ कह लें कि जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन रहते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुए, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है। तो आप वो वीडियो एक बार वॉच कर लें। ठीक है बात। वो सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। वो 6-6 मार्क्स वाली सीरीज चली थी, 4-4 मार्क्स वाली चली थी, 3-3 वाली हम लोगों ने स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी। तो उन वीडियोस के अंदर आपको अकाउंटिंग रेशियो के रिगार्डिंग कौन से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो उन्हें एक बार वॉच कर लें। और एक कैटेगरी जो इंपॉर्टेंट यहाँ से हुई जिससे क्वेश्चन आने के काफ़ी आसार हैं, काफ़ी चांसेस हैं, तो वो ये हैं। कंपनी का मान लिया करंट रेशियो जो है वो आपको दे दिया कि भाई 2:1 है ना। तो क्वेश्चन किस हिसाब से रहेंगे कि करंट रेशियो कंपनी का 2:1 है। फिर आपको क्वेश्चन दे देगा कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। अब पूछेगा आपसे कि इन ट्रांजेक्शन के थ्रू ये करंट रेशियो इंप्रूव होगा या इंक्रीज होगा या फिर डिक्लाइन होगा, है ना, और डिक्रीज होगा, या फिर आपसे पूछेगा कि इनके अंदर कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो अल्टीमेट लेवल पर आपको बताना पड़ता है कि भाई करंट रेशियो कंपनी का 2:1 है और कुछ ट्रांजेक्शन आपको दे देगा, पूछेगा कि भाई बताओ ये चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारे पास देखें फर्स्ट क्वेश्चन आपका फ्लैश हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहता है क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1:1। किसी कंपनी का जो क्विक रेशियो है वो 1:1 है। स्टेट विद रीजन, आपको रीजन देना है वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल डिक्रीज, इंक्रीज और नॉट चेंज इन द रेशियो। यानी आपको बताना है कि जो रेशियो है, क्विक रेशियो जो कंपनी का दिया हुआ है वो चेंज होगा या नहीं होगा, या फिर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो अल्टीमेट लेवल पर आपको 3-4 कहानी इसके अंदर बतानी पड़ती हैं। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस ₹10,000। इससे क्या फर्क पड़ेगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹8,000। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। इशूड फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 लाख। इससे क्या फर्क पड़ेगा। इशू 9% डिबेंचर ऑफ ₹5 लाख टू द वेंडर फॉर मशीनरी परचेज। कंपनी ने मशीन खरीदी, है ना, और उसके बदले डिबेंचर इशू किए सामने वाली पार्टी को। तो इससे क्या फर्क हमारे क्विक रेशियो के अंदर पड़ेगा, ये हमको विद रीजन बताना है। ठीक है बात। देखिए फॉर्मूला आप लोग देखें, क्विक रेशियो की अगर हम बात करें तो इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। इसके 3 नाम है, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। इसका फॉर्मूला हमारे पास हुआ क्विक एसिड्स और लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है बात। ये फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल हुआ। ये हमको दिया है भाई कंपनी का 1:1 है। अब हम बात करें अगर जो क्विक एसिड्स हमारी हैं ये कैसे निकलती है भाई। क्विक एसिड्स क्या है, तो अगर आप करंट एसिड्स में से, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है लिक्विड एसिड्स और करंट लिक्विड एसिड्स और क्विक एसिड्स एक ही बात हुई, है ना। क्विक कह लो, लिक्विड कह लो या एसिड टेस्ट कह लो, बात एक ही है। तो लिक्विड एसिड निकलती कैसी है भाई। करंट जो एसिड्स आपके रहती हैं उनमें से आप प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री को लेस अगर कर देते हैं तो आपकी निकल जाती है लिक्विड एसिड्स या फिर क्विक एसिड्स। ठीक है बात। अब जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है उनसे हमें बताना है कि भाई हमारे रेशियो में इंप्रूव होगा कि डिक्लाइन होगा, है ना, या फिर कोई चेंज नहीं आएगा। अब बात करें नो चेंज वाली कंडीशन की, चेंज कब नहीं आता, हम बात करें ना नो चेंज, एक हमारे पास कंडीशन है नो चेंज। नो चेंज वाला मामला कब रहेगा। देखें जब हम किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को पढ़ें और उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से हमारे क्विक एसिड्स एज वेल एज हमारे करंट लाइबिलिटीज के अंदर कोई फर्क ना पड़े, है ना, उस कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो होगा नो चेंज, कि भाई चेंज नहीं हो रहा। बात अगर करें इंप्रूवमेंट की, है ना, बात करें अगर इंक्रीजमेंट की कि भाई इंक्रीमेंट कैसे होगा, है ना। अब हम बात करें इंक्रीमेंट कब होगा तो वो देखें कि हमारी बढ़ोतरी कब होगी या फिर इंप्रूव कब होगा। इंप्रूव होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई, आपकी जो क्विक एसिड्स हैं, है ना, जो आपकी क्विक एसिड्स हैं वो बढ़नी चाहिए। और करंट एसिड्स आपकी अगर सेम, दो कंडीशंस आपके पास अवेलेबल रहेंगी, या तो आपकी क्विक एसिड्स बढ़े और करंट लाइबिलिटी बिल्कुल सेम रहे, तो उस कंडीशन में आपका ये रेशियो इंप्रूव होगा। या सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, क्विक एसिड्स सेम है लेकिन करंट लाइबिलिटीज आपकी डिक्रीज हो गई हैं। किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के थ्रू हमारा जो करंट लाइबिलिटी वाला पोर्शन है वो लेस हो चुका है और क्विक एसिड्स हमारी बनी हुई है रिमेन। ऐसी कंडीशन में हमारी कंडीशन इंप्रूव वाली होगी। बात करें अगर डिक्रीजमेंट की भाई, कि डिक्रीजमेंट कब होगा या फिर डिक्लाइन कब होता है, तो डिक्लाइन कब होगा जब हमारी क्विक एसिड्स
सेम रहें और करंट लाइबिलिटी बढ़ जाए, तो हमारी कंडीशन डिक्लाइन वाली होगी या फिर डिक्रीज वाली होगी, या फिर हम यूँ कह लें कि क्विक एसेट्स घट रही हैं और करंट लाइबिलिटी बिल्कुल सेम है, तो उस कंडीशन में भी हमारा डिक्रीजमेंट रहेगा। तो ये कंडीशन हुई इंप्रूव की, डिक्रीज की या फिर नो चेंज की। ठीक है बात, तो ये बात बहुत ध्यान से सुननी है आप लोगों ने, और जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर हुआ आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो, और उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसका आपको इफेक्ट पता होना चाहिए, तभी जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होने की कंडीशन में होते हैं। ठीक है बात। अब यहाँ जो हमारा पहला ट्रांजेक्शन कह रहा था हमसे कि कंडीशन क्या होगी भाई बताएं, तो पहले जो कंडीशन थी वो थी पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस। ठीक है बात। तो ए वाली कंडीशन में हमारे पास क्या है, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है ना, कितना भाई 10,000, और कैसे किया, एडवांस में किया। ठीक है बात। तो हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोगों ने पे कर रखा है इन एडवांस। अब बात करें लिक्विड एसेट्स कैसे निकलती हैं, जितनी भी करंट एसेट्स रहती हैं उनमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस और माइनस इन्वेंट्री करने के बाद हमारी लिक्विड एसेट निकलती हैं। तो अगर हमारी कोई मान लिया हमारी करंट एसेट्स रही होंगी, उनमें से अगर आप 10,000 रुपए है ना प्रीपेड लेस कर दो तो आपकी फिर क्विक निकलती है ना बात। तो यानी अल्टीमेट लेवल पर ये हुआ कि 10,000 से हमारी जो क्विक एसेट्स हैं वो कम हो रही हैं। अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रखा है इन एडवांस, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो क्विक एसेट्स हैं उनमें डिक्रीजमेंट हो रहा है। अगर डिक्रीजमेंट हो रहा है तो यहाँ तो डिक्रीजमेंट हो गया, लेकिन ये करंट लाइबिलिटी पर कोई फर्क पड़ा क्या? अगर हमने किसी को एडवांस पैसा पे किया 10,000 रुपए का, तो क्या उससे हमारी करंट लाइबिलिटी के अंदर कोई फर्क पड़ा? तो आंसर है नहीं, यानी ये तो रिमेन है, ये तो बिल्कुल सेम है, जो पहले थी वो वही अभी भी रही होंगी, लेकिन हमारी जो क्विक एसेट्स है वो घटी होगी। अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो कंडीशन कौन सी वाली हुई भाई? ये आपका बिल्कुल बदल नहीं रहा, ये बिल्कुल सेम है, और ये आपका घट रहा है। अगर ऐसा है तो कंडीशन निकली डिक्रीज वाली, है ना, तो कंडीशन हमारी निकली डिक्रीज वाली। ठीक है बात। तो कंडीशन हमारी हुई डिक्रीज, तो आप इसका आंसर लिखेंगे डिक्रीज। देन यू हैव टू गिव द रीजन कि व्हाई इट इज डिक्रीजिंग, भाई क्यों डिक्रीज हो रहा है। तो अगर डिक्रीज वाली कंडीशन में देखें तो लिखेंगे आज, है ना, एज क्विक, जो क्विक एसिड्स हैं, है ना, एज क्विक एसिड्स विल डिक्रीज, will decrease by 10,000, ठीक है, एंड करंट लाइबिलिटी, है ना, करंट लाइबिलिटीज विल रिमेन सेम, तो कंडीशन ये वाली निकली बेटा कि हमारी जो करंट लाइबिलिटी है वो तो सेम बनी हुई है, लेकिन हमारी जो क्विक एसेट्स हैं वो घट रही हैं। अगर ऐसा होगा, मैंने पहले बताया, अगर आपको ये करंट लाइबिलिटी सेम है और ऊपर वाला अगर घट जाए तो आपका जो रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ठीक है बात। कंडीशन नंबर बी देखें कि बी वाली कंडीशन में क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे, है ना। दोबारा आप क्वेश्चन देखें, बी वाली कंडीशन में लिखा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹8,000। हमने 8,000 रुपये की गुड्स खरीदी, है ना, और वो भी खरीदी उधारी में। देखो क्या कंडीशन है, हमने गुड्स खरीदी 8,000 रुपये की, और खरीदी कैसे भाई? वो खरीदी क्रेडिट में है। कंडीशन क्या है हमारे पास कि हमने 8,000 की गुड्स खरीदी हैं और खरीदी हैं क्रेडिट में। तो देखो क्या होगा, अगर आप 8,000 की गुड्स खरीदें, वो भी उधार अगर खरीदें, है ना, अगर आप उधार खरीदें तो क्या होगा भाई? आपकी जो करंट लाइबिलिटी है वो तो बढ़ जाएंगी। जो करंट लाइबिलिटी है उनमें प्लस 8,000 होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर आप 8,000 की गुड्स उधार में खरीद रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपकी जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो बढ़ रही हैं, है ना, वो आपकी बढ़ रही हैं। तो इस के थ्रू देखो हमारे रेशियो में क्या चेंज आएगा वो हमको बताना है। देखें तो हमारा अल्टीमेट लेवल पर क्या हुआ, करंट लाइबिलिटी में तो फर्क पड़ रहा है, जो हमारी करंट लाइबिलिटी है वो तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो क्विक एसेट्स है वो सेम रहेंगी, है ना, क्योंकि जो एसेट्स आई यानी या जो फिर गुड्स आई उधार में, तो उनका तो कोई क्विक एसेट्स के अंदर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्लूड होती ही नहीं है ना, वो इंक्लूड होती ही नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर हमारे पास जो 8,000 है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी के अंदर फर्क पड़ रहा है, तो यानी ये बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ेगा और ये सेम रहेगा, यानी ये पुराना अमाउंट है और ये बढ़ गया। अगर ऐसा कुछ हुआ पड़ा है, मतलब देखो ऐसा कुछ हुआ होगा ना, मान लिया वो जो रेशियो 1 लाख था ना, मतलब मान लिया हमने 1 लाख ऊपर था 1 लाख नीचे था, मान लिया हम ऐसा मान ले रहे हैं कि भाई क्विक एसेट्स हमारी 1 लाख की रही होंगी और करंट लाइबिलिटी भी 1 लाख की रहेंगी, तब जाकर रेशियो बनाया होगा, है ना। कोई भी ऐसा अमाउंट 8 लाख 8 लाख 9 लाख 9 लाख 10 लाख 10 लाख कुछ भी कर लीजिए, तब जाकर आपका रेशियो वन बना हुआ है। ठीक है बात। और जैसे ही आपने फॉर्मूला देखा भाई क्विक एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटी होता है, अब आपने उधार में गुड्स खरीदी 8,000 की, तो अगर 8,000 की गुड्स आप उधार में खरीदेंगे तो ये तो बन जाएगा आपका 1,08,000, ये बन जाएगा आपका 1,08,000, और ये आपका 1 लाख ही रहेगा। अब अगर 1 लाख को आप 1,08,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ऑब्वियस बात है पॉइंट में आएगा, मतलब 1:1 तो नहीं आएगा। अब ऐसी कंडीशन में आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई अच्छा हमारा जो रेशियो है वो डिक्रीज होने की कंडीशन में, तो आप यहाँ लिखेंगे डिक्रीज,
है ना। यहाँ पर फिर कंडीशन क्या आ गई बच्चे, डिक्रीज वाली कंडीशन है। क्या लिखोगे, एज क्विक एसेट्स, है ना, या फिर ऐसे लिख लें कि एज करेंट लाइबिलिटी विल इंक्रीज बाई 8,000, है ना। आप लिखेंगे एज करेंट लाइबिलिटीज इंक्रीज बाई 8,000 एंड क्विक एसेट्स विल रिमेन सेम। दैट्स वाई आपका जो मामला है वो डिक्रीजमेंट वाला मामला हुआ, ठीक है। ये लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, जो मैंने आपको बोल के बताया वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है बात। चले हम सी वाली कंडीशन पढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन दोबारा फ्लैश करवाता हूं। तो देखें क्वेश्चन नंबर सी में लिखा है कि इशूड फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 1 लाख। हमने 1 लाख की, ठीक है, हमने इशू करे हैं 1 लाख की इक्विटी शेयर, फुली पेड अप शेयर है ये, और 1 लाख की हमने नए इशू कर रखे हैं। तो देखो अब अल्टीमेट फर्क क्या पड़ा होगा, है ना। अब देखो कंडीशन क्या रही होगी, वो एक सोचने वाली कंडीशन हुई। देखें आप, अगर आपने इशू ऑफ शेयर, मतलब कहानी है इशू ऑफ शेयर वाली, कि आपने शेयर इशू करे 1 लाख रुपए के। तो देखो कहानी में क्या हुआ होगा, जब आपने 1 लाख के शेयर इशू करे तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है, आपके पास कैश आया होगा 1 लाख रुपए का, है ना। आपके पास 1 लाख का कैश तो आया होगा है ना। अगर 1 लाख का कैश आपके पास आया तो हमें पता है भाई जो कैश है वो करंट क्विक एसेट्स कह लें या फिर करंट एसेट्स का पार्ट है ना। यानी ये 1 लाख कहीं ना कहीं हमारे क्विक एसेट्स को इंक्रीज करेगा, हमारे जो क्विक एसेट्स हैं वो बढ़ जाएंगी। लेकिन क्या इशू शेयर करने से या शेयर को इशू करने से करंट लायबिलिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है क्या, करंट लायबिलिटी में कोई बदलाव आता है? तो आंसर है नो, नहीं आता। अब कंडीशन क्या हो गई, हमारा जो क्विक एसेट्स है वो तो बढ़ गया, लेकिन जो करंट लायबिलिटी है उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी ये बिल्कुल सेम है। ऐसी कंडीशन देखो, फिर वही वाली कंडीशन आ गई। मैं अगर एग्जांपल दूं, 1 लाख ये थी और 1 लाख ये थी, तब जाकर ये रेशियो 1:1 रहा होगा, ठीक बात। अब जब आपने 1 लाख के दोबारा से इशू करवा दिए तो भाई ये तो 1 लाख जो है ना, जो हमारे क्विक एसेट्स 1 लाख रुपए की है, उनमें दोबारा से एक बार कैश फिर आया तो ये तो बन गई होंगी 2 लाख रुपए की। तो अब ये 2 लाख हो गया, नीचे आपका सेम 1 लाख बना हुआ है, तो आपका रेशियो अब 2 रेशियो बनाने वाला है। अब आपका रेशियो 2 रेशियो बनाने वाला है। अब रेशियो अगर 1:1 से 2:1 के पास पहुंच जाए तो इसका मतलब इंक्रीजमेंट हुआ ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अब इंक्रीजमेंट हुआ, है ना। आप लिखेंगे कि भाई इंक्रीजमेंट हुआ हमारी कंडीशन में, हमारी जो कंडीशन है वो हमारी कंडीशन इंक्रीज हो गई, है ना। तो या फिर इंप्रूव लिखने, वटेवर जो भी कंडीशन रही होगी, आप अल्टीमेट लेवल पर हमारा जो रेशियो है वो इंप्रूव हुआ या इंक्रीज हुआ, यू कैन, ठीक है। तो रीजन आपको देना पड़ेगा कि भाई रीजन क्या था, है ना, रीजन क्या रहा वो आपको देना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे, है ना, एज क्विक एसेट्स विल इंक्रीज बाई 1 लाख। तो आप लिखेंगे यहाँ पर रीजन एज क्विक एसेट्स विल इंक्रीज बाई 1 लाख एंड करेंट लायबिलिटी विल रिमेन सेम। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर हमारा जो रेशियो है क्विक रेशियो वो इंप्रूव होगा। मैंने आपको विद एग्जांपल भी समझा दिया कि भाई इंप्रूव होने की कंडीशन में क्या रहेगा और क्यों इंप्रूव होगा। तो मैं आपको रीजन दे रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में रीजन ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको एक बार फॉर्मूला लिख देना होगा, जब भी आप इसका सॉल्यूशन करने बैठे तो आप एक बार क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख लें। माना अगर क्विक रेशियो क्वेश्चन आता है तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्विक एसिड या फिर क्विक रेशियो कह लें, फिर करंट रेशियो कह लें या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो रहे, तो इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इनकी मोस्ट पॉसिबिलिटी हुई कि ये ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग लिखिएगा इस तरीके से, डिक्रीज लिखिएगा आंसर, भाई आंसर नंबर ए डिक्रीज है, उसका रीजन आपको देना पड़ेगा। लाइकवाइज हमने बी लिखा कि भाई रेशियो डिक्रीज होगा, उसका रीजन आपने दिया। लाइकवाइज सी आपने बोला इंक्रीज होगा, इंक्रीज का रीजन आपने दिया भाई एज क्विक एसिड्स will increase by 1 lakh and the current liability will remain same, that's why this is happening कि भाई ये इंक्रीज हो रहा है। कंडीशन समझे हम डी वाली, है ना। डी वाली कंडीशन देखो, मैं दोबारा आपको क्वेश्चन फ्लैश करवाता हूँ। लिखा है इशू 9% डिबेंचर ऑफ ₹5 लाख टू द वेंडर फॉर मशीनरी परचेज। देखो हमने क्या किया, हमने 9% डिबेंचर इशू करे, ठीक है। 5 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, ठीक है, आई थिंक 5 लाख रुपए हमारे पास है। तो हमने अल्टीमेट लेवल पर 5 लाख के डिबेंचर इशू किए, है ना। और डिबेंचर इशू करने के बदले हमने क्या ले लिया बच्चे, हमने ले ली मशीनरी, ठीक है बात। हमने मशीनरी ले ली, मतलब हमने सामने वाले को 5 लाख के डिबेंचर दिए और उन डिबेंचर के बदले हमने उससे एक मशीन खरीदी, है ना। उसके बदले हमने उससे एक मशीन खरीदी और डिबेंचर दिए 5 लाख। अब जरा बताएं कि क्या 9% डिबेंचर इशू करने से आपके पास कोई कैश आया, आपके पास कैश आया क्या? तो आंसर है नहीं आया सर कैश। कैश अगर नहीं आया तो इसका ये मतलब है क्विक एसेट्स के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। मतलब क्विक एसेट तो बिल्कुल वही रहेंगे जो पहले थी। अच्छा, बात करें मशीन आने से, मतलब हमारे पास मशीन भी तो आई है हमारे पास। जब हमने जब 9% डिबेंचर इशू किए तो हमारे पास कैश तो नहीं आया, लेकिन उसके बदले मशीन तो आई है। बिल्कुल, क्या मशीन क्विक एसेट्स का पार्ट है? तो आंसर है नहीं, ये तो पार्ट है फिक्स एसेट्स का। ये तो क्विक एसेट्स का पार्ट बिल्कुल नहीं है, ये पार्ट है फिक्स एसेट्स का। अब फिक्स एसेट्स और क्विक एसेट में बड़ा धरती आसमान का फर्क है ना, दोनों की कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो यानी अल्टीमेट लेवल पर हमारे क्विक एसेट्स के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक बात। आप देखें करंट लायबिलिटी, क्या 9% डिबेंचर इशू करने से आपकी कोई करंट लायबिलिटी बढ़ी क्या, घटी क्या?
कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि 9% डिबेंचर इशू करना मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, या हम कह लें फिक्स लाइबिलिटी है भैया, तो ये करंट लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो इस जो पर्टिकुलर ये ट्रांजेक्शन है 9% डिबेंचर जो इशू किए गए 5 लाख रुपए के, इन डिबेंचर से हमारे ना तो करंट एसेट्स में, सॉरी क्विक एसेट्स में कोई फर्क पड़ रहा है, ना हमारे करंट लाइबिलिटी के अंदर कोई फर्क पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो हम लिखेंगे नो चेंज, हम यहाँ पे लिखेंगे नो चेंज, ठीक है। यहाँ पर आपका नो चेंज आप लिखोगे कि भाई इनमें चेंज नहीं आएगा। मैंने पहले ही बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के थ्रू हमारी क्विक एसेट्स या फिर करंट लाइबिलिटी के अंदर कोई फर्क ना पड़े तो वो कंडीशन हमारी नो चेंज वाली कंडीशन है। तो यहाँ हम कहेंगे कि भैया कोई चेंज नहीं आएगा, और इसका रीजन इसके आगे से लिखे हम लोग, एज नाइदर क्विक एसेट्स नॉर करंट लाइबिलिटीज आर चेंजिंग, ठीक है। दोबारा आप सुन लें एक बारी, लिखेंगे आप ना, एज नाइदर क्विक एसेट्स नॉर करंट लाइबिलिटीज आर चेंजिंग, यानी किसी में कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट्स वाई कोई चेंज अगर क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी में नहीं आया तो इसका ये मतलब था कि रेशियो में भी कोई चेंज नहीं आएगा, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दैट नो चेंज, ठीक है। बात, आई होप बात क्लियर हुई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है बेटा वो 2:1 है। स्टेट गिविंग रीजन विच आर द फॉलोइंग वुड इंप्रूव, रिड्यूस और चेंज द रेशियो, यानी कौन सी ऐसी कंडीशन है या कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो हमारी करंट रेशियो में इंप्रूवमेंट लाएगा या फिर डिक्रीजमेंट लाएगा या डिक्लाइन करेगा या फिर हम बोलें कि चेंज नहीं करेगा। तो ये 3 कंडीशन हमको अप्लाई करनी होती हैं, ठीक है बात। चलिए इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए बेटे, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि हमारी कंपनी का करंट रेशियो जो है वो 2:1 है ना। अब जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हम लोग को दे रखे हैं, कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स हमको दे रखे हैं और उन इवेंटों के थ्रू पूछा गया है कि भाई बताओ पर्टिकुलर कंडीशन होने से हमारा जो रेशियो वो इंप्रूव होगा कि डिक्लाइन होगा कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, हम कंडीशन पढ़ते जाएं और हमें क्वेश्चन समझ में आता रहेगा। अब देखें, पहला हमारे पास जो है ना बेटा वो है रिपेमेंट ऑफ ट्रेड पेएबल, है ना। हमने ट्रेड पेएबल को एक पेमेंट कर रखी है ना। हमारा जो ट्रेड पेएबल है, मतलब हमारा जो ट्रेड पेएबल है ना, ट्रेड पेएबल का मतलब हुआ क्रेडिटर, ठीक है बात। ट्रेड पेएबल का मतलब हुआ क्रेडिटर। मान लिया हमने ट्रेड पेएबल को 10,000 की पेमेंट करी, तो देखो इससे क्या होगा, इस ट्रेड पेएबल को पेमेंट करने से हमारा रेशियो इंप्रूव होगा कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा या फिर डिक्लाइन होगा और डिक्रीज होगा, ये हमको बताना है। देखें, ट्रेड पेएबल का जो कनेक्शन है ना बच्चे, जो ट्रेड पेएबल है वो कहीं ना कहीं करंट लायबिलिटी का पार्ट है, यानी वो सारे लाइबिलिटीज जो हमें 1 साल के भीतर भीतर उनकी पेमेंट करनी होती है या उनको सेटल आउट करना होता है, उन सारी चीजों को हम बोलते हैं बच्चे करंट लाइबिलिटीज। तो जब आप ट्रेड पेएबल की पेमेंट करेंगे तो आपका जो करंट लाइबिलिटी वाला पार्ट है बच्चे वो 10,000 से माइनस होगा। मतलब यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया मैंने, अमाउंट अज्यूम किया कि 10,000 है ना, हमने माइनस किया होगा, समझे आप। तो करंट लाइबिलिटी हमारी 10,000 से घट गई। अब देखें, क्या करंट एसेट्स पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर आप पेमेंट करेंगे ना सामने वाले को, आपकी माना कोई 10,000 की उधारी थी किसी के ऊपर, अब अगर आप 10,000 की पेमेंट उसको करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपका कैश भी तो जाएगा। अगर कैश जाएगा तो हमारी करंट एसेट्स पर भी फर्क पड़ रहा है, यानी हमारी जो करंट एसेट्स है वो भी 10,000 से कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही हैं। तो यानी कंडीशन ये है कि हमारी करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स दोनों विद द सेम अमाउंट डिक्रीज होने की कंडीशन में हो रही हैं, दोनों सेम अमाउंट के साथ घट रही हैं। ये भी घट रहा है और ये भी घट रहा है। तो इस कंडीशन में ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में इसको कहूंगा। बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं, बच्चे लिखते हैं नो चेंज, जबकि बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहानी ऐसी बिल्कुल नहीं है कि अगर सेम अमाउंट के साथ वो दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, करंट एसेट्स भी करंट लायबिलिटी भी, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनमें फर्क सिर्फ और सिर्फ तब नहीं पड़ता जब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पर कोई फर्क ना पड़े, यानी किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के थ्रू इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब जाकर कंडीशन नो चेंज वाली होगी। अदरवाइज हमेशा कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल समझें आप, मैंने कहा यहाँ पे नो चेंज तो आंसर नहीं आएगा, तो ये गलती बिल्कुल ना करें एग्जाम में कि आप नो चेंज लिख के आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आप समझें, यहाँ 2:1 के हिसाब से हम देखें तो 2 लाख की करंट एसेट रही होंगी और 1 लाख की लायबिलिटी रही होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, है ना। 2 लाख की करंट एसेट्स रही होंगी और 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी रही होगी। जब ये रेशियो कट किया होगा इन लोगों ने या फिर इनको डिवाइड किया होगा तो इनका तब जाकर 2:1 का रेशियो बना होगा। अब देखें, अगर 2 लाख की करंट एसेट्स थी, उनमें से हमने 10,000 की करंट लायबिलिटी पे कर दी, तो करंट एसेट्स हमारी बच गई 1,90,000 रुपए की। ये सर नो, बिल्कुल 1,90,000 की बच गई। हमारी जो लाइबिलिटीज है वो 1 लाख रुपए की थी, उस 1 लाख से 10,000 अगर चला जाए तो ये बचेगा आपका 90,000, है ना। अब डिवाइड करके देख लें आप इसको डिवाइड करके देख लें, कहीं ना कहीं 2.11 रेशियो 1 बन रहा होगा, है ना। कहीं ना कहीं 2.11, देखो अब ये 0.11 का इंप्रूवमेंट हो चुका है रेशियो में, जबकि पहले 2:1 था, अब ये 2.11 हो गया है ना।
आइदर ये आपकी बिल्कुल आइडियल कंडीशन है किसी कंपनी के लिए कि किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 2:1 ही होना चाहिए, दिस इज द आइडियल कंडीशन फॉर अ कंपनी। बट हमें यहाँ बताना है कि रेशियो बढ़ रहा घट रहा कि चेंज नहीं आ रहा, हमें सिर्फ इतना यहाँ बताना है। तो ये कंडीशन आप अप्लाई ना करें कि ये आइडियल है कि नहीं है, वो छोड़ें आप। तो कहीं ना कहीं आपका जो कंडीशन है वो कौन सी आ रही है बेटा, वो आपकी इंप्रूव वाली है या इंक्रीज वाली है। कंडीशन आपकी क्या है बच्चे, इंक्रीज वाली है। तो इंक्रीज के आगे आप रीजन देंगे कि क्यों ये इंक्रीज हो रहा है। तो आप लिखेंगे है ना, यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे दैट कि हमारा जो कंडीशन है वो इंप्रूव वाली कंडीशन क्यों हो रही है। ठीक है बात, वो आपको रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन आपको देना पड़ता है बच्चे। ठीक है, तो आप रीजन दें, तो रीजन आप लिखेंगे एज करंट एसेट्स है ना आर डिक्रीजिंग एज वेल एज करंट लायबिलिटीज आर डिक्रीजिंग विद द सेम अमाउंट। या आप लिख दें कि भाई दोनों सेम अमाउंट के साथ डिक्रीज हो रहे हैं, तो दैट्स वाई हमारा जो रेशियो है वो इंप्रूव हो रहा है ना। करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स आर डिक्रीजिंग बाय सेम अमाउंट, ये आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। ठीक है बात, ये इसका रीजन रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट वाला एक बार पढ़े। नेक्स्ट वाली कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ है, सेल ऑफ मोटर व्हीकल एट अ लॉस ऑफ 20%। अब देखें आप, आपका क्या हुआ, अल्टीमेट कहानी क्या है कि आपने एक मोटरसाइकिल बेची है ना 20% के लॉस पर। ठीक है, एक मोटर व्हीकल आपकी बिकी है या मोटरसाइकिल आपकी बिकी है, तो हम हमारी जो मोटरसाइकिल हमारी बिकी है वो कितने पे, 20% के लॉस पर हमने बिकी है। ठीक है बात, आप जरा इस कंडीशन को समझें और इससे देखें कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के अंदर क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, देखो मोटरसाइकिल हम लोग को पता है यार कहीं ना कहीं फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट है, यस और नो। हमारी जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उनका ये पार्ट है, यानी इसका लिंक करंट एसेट से बिल्कुल नहीं हुआ। और मोटर बाइक बेचने से करंट लायबिलिटी के अंदर कोई फर्क पड़ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं पड़ रहा, क्योंकि करंट लायबिलिटी से इस मोटर व्हीकल का या फिर मोटरसाइकिल का कोई कनेक्शन बिल्कुल और बिल्कुल नहीं हुआ। तो आप देखें, जब आपने मोटरसाइकिल बेची 20% के लॉस पर, तो आपके पास कुछ तो कैश आया होगा ना। माना 1 लाख की वो मोटरसाइकिल थी, अगर 20% के लॉस पर आपने बेच दी, तब भी आपने उससे 80,000 में बेचा, और 80,000 बेचने से आपके पास कहीं ना कहीं कैश आया, कहीं ना कहीं आपके पास 80,000 बेचने से उसमें कैश आया। अगर ऐसा है तो ये कैश आपके करंट एसेट्स को इंक्रीज करेगा, ये कैश आपके करंट एसेट्स को इंक्रीज कर देगा, और आपकी जो करंट लायबिलिटीज है वो बिल्कुल सेम रहेंगी, बिल्कुल, क्योंकि इनमें कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। अगर ऐसी कंडीशन है कि करंट लायबिलिटी बिल्कुल सेम है और करंट एसेट्स आपकी बढ़ रही हैं, तो बच्चे रेशियो आपका इंप्रूव ही होता है। तो आप यहाँ पे फिर लिखेंगे आंसर बी वाले का कि भैया रेशियो तो इंक्रीज हुआ। रीजन क्या देंगे, रीजन आप देंगे एज करंट एसेट्स आर इंक्रीजिंग एंड करंट लायबिलिटीज आर रिमेन सेम, तो दैट्स व्हाई आवर रेशियो इज इंप्रूविंग। ठीक है बात, चलें थर्ड वाली कंडीशन देखें आप। थर्ड वाली कंडीशन में है सेल ऑफ गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी हमने जो गुड्स बेची है वो 10% के प्रॉफिट पर बेची है। देखें हमारे पास गुड्स हैं, हम इसको फिर समझते हैं, हमारे पास कुछ गुड्स हैं, उन गुड्स को हमने सेल आउट किया 10% के प्रॉफिट पर। ठीक है, ऐसे कुछ कंडीशन है। देखो अब करें क्या, गुड्स मान लिया हमारे पास थी 1 लाख रुपए की, हमारे पास हम मान ले रहे हैं कि हम 1 लाख की गुड्स को सोल्ड आउट कर रहे हैं या इनको बेच रहे हैं। ठीक है बात, जो 1 लाख की गुड्स थी बची वो हमने कहीं ना कहीं 1.10 में बेची होंगी, ये तो मतलब हुआ इसका कि हमारी जो 1 लाख रुपए की गुड्स थी वो आपने 1,10,000 में बेची। अब फर्क क्या पड़ा, देखो जो गुड्स है क्या इसका कनेक्शन करंट एसेट से है, तो बिल्कुल है, क्योंकि गुड्स आर द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, है ना। जो गुड्स हैं वो करंट एसेट्स का पार्ट है, तो हमारी 1 लाख की गुड्स माइनस हुई होंगी, हमारी 1 लाख की गुड्स माइनस हुई होंगी, लेकिन उसके बदले हमारे पास 1,10,000 कैश के रूप में प्लस हुआ होगा, है ना। उसके बदले हमारे पास कैश के रूप में 1,10,000 रुपए आया होगा, मतलब अल्टीमेट लेवल पर हमारे पास से 1 लाख का सामान गया, उस 1 लाख के सामान के बदले हमारे पास 1,10,000 रुपए है। तो कहीं ना कहीं हमारे करंट एसेट्स में इंप्रूवमेंट हुआ, हमारे करंट एसेट्स बढ़ी हैं। अगर गुड्स के थ्रू 1 लाख की घटी है तो कैश के थ्रू 1,10,000 से बढ़ी भी है, तो अल्टीमेट लेवल पर हम प्लस 10,000 है अभी भी। अगर ऐसी कंडीशन रही होगी ना, ये तो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, अगर ये कंडीशन रही होगी फिर भी हम 10,000 रुपए से प्लस है बच्चे। अगर ऐसा है तो कंडीशन ये है कि करंट एसेट्स इंप्रूव हो रही हैं और करंट लायबिलिटी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि गुड्स बेच देने से, कैश में बेच देने से इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर उधार में बेची होती तो फर्क पड़ता, लेकिन यहाँ तो हमने नगद बेची है ना, तो नगद बेची है तो हमारी सिर्फ और सिर्फ एसेट्स वाला पार्ट ही इफेक्टेड हुआ। ठीक बात, तो यहाँ कंडीशन इंप्रूव वाली रही, तो सी वाली कंडीशन भी बेटा आपकी इंक्रीज आप लिखेंगे कि भैया हमारे रेशियो में इंक्रीजमेंट हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा। ठीक है बात, इसका रीजन आप देंगे एज करंट एसेट्स आर इंक्रीजिंग एंड करंट लायबिलिटीज आर रिमेन सेम। तो ये इसका सिंपल सा आंसर आप लोग लिख दे। ठीक है, नेक्स्ट हम समझें डी वाला, दिया है हमें परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट फॉर 2 months। ठीक है बात, देखें अब कंडीशन क्या है, हमने एक मशीन खरीदी, कंडीशन ये है कि हमने एक मशीन खरीदी, समझे एक बात आप, हमने एक मशीनरी खरीदी ऑफ रुपीज, ठीक है
मशीन कितने की है, 10,000 की, ठीक है बात, 10,000 की है, लेकिन इसकी पेमेंट कहीं ना कहीं 2 मंथ के बाद करनी है ना। तो लिखा है कि भाई क्रेडिट में 2 मंथ के क्रेडिट में वो मशीन खरीदी गई है। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट ऑफ 2 मंथ, यानी ये मशीन 10,000 में खरीदी गई, ये मशीन 10,000 में खरीदी गई और कहा गया कि भाई मशीन की पेमेंट जो है वो 2 महीने बाद होगी, ठीक बात। अब हमें पता है भाई अगर हमने सामने वाले से सामान लिया है और उसकी पेमेंट 1 साल के भीतर भीतर हम लोग को करनी है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइबिलिटी हुई। लाइबिलिटी भी कैसी हुई, करंट लाइबिलिटी, यानी 10,000 की मशीन खरीदने से हमारी करंट लाइबिलिटी कहीं ना कहीं, जो हमारी करंट लाइबिलिटी ना बच्चे, वो प्लस 10,000 हुई, हमारी लाइबिलिटी 10,000 से बढ़ गई। बिल्कुल सीधी सी बात है। अब जरा देखें करंट एसेट्स के अंदर कोई फर्क पड़ रहा है क्या, मशीन आने से एसेट्स पे तो फर्क पड़ा, एसेट्स इंक्रीज हुई, लेकिन कौन सी वाली, सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स। हमारी जो फिक्स एसेट्स है वो इंक्रीज हो गई, लेकिन हमारी करंट लाइबिलिटी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ऐसा है कि भाई करंट लाइबिलिटी बढ़ गई और करंट एसेट बिल्कुल सेम है, तो क्या होगा, मतलब कंडीशन देखो कुछ ऐसी होगी, है ना। यहाँ 1 लाख था पहले, हम मान के चले थे कि यहाँ 1 लाख था और यहाँ कंडीशन 2 लाख रुपए वाली थी, ठीक है बात। तो तब जाकर ये रेशियो 2:1 था। अब जब 10,000 की मशीन उधार में खरीदी होगी तो ये नीचे वाला तो 1,10,000 हो गया होगा, ये नीचे वाला 1,10,000 हो गया होगा और ऊपर वाला रिमेन सेम है। अब 1,10,000 से आप 2 को डिवाइड करके देख लें, आपका रेशियो कम आएगा। तो डी वाली कंडीशन में हम देखें तो हमारी कंडीशन है बेटा डिक्रीज वाली, ठीक है बात। हम डिक्रीज लिखेंगे और रीजन दे देंगे दैट एज करंट लाइबिलिटीज आर इंक्रीजिंग एंड करंट एसेट्स आर रिमेन सेम, वो बिल्कुल रिमेन सेम है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया, तो हमारा रेशियो कहीं ना कहीं डिक्रीज वाली कंडीशन में है, ठीक है बात। चलें थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम लोग कूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। बात करें, लिखा है द प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ एम लिमिटेड इज 0.80:1, यानी जो रेशियो है वो 0.80:1 है। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज इन द रेशियो, यानी अल्टीमेट लेवल पर क्या होगा, इंप्रूव होगा कि डिक्रीज होगा या फिर कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्वेश्चन दिए हैं, ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक ₹2 लाख पेबल आफ्टर 5 years, purchase machinery for cash ₹75,000, redeemed 5% redeemable preference share of ₹1 lakh, issued equity share of to the vendor of machinery purchase for ₹4 lakh, ठीक है बात। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं एक बारी। चलिए, तो हमारा जो रेशियो हुआ प्रोप्राइटरी रेशियो, वो फॉर्मूला उसका हुआ प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है, वो जो हमको दिया कि 0.80:1 है। अब देखें एक बात यहाँ बड़ी सोचने वाली बात है बच्चे, वो ये कि हमारा जो रेशियो ना बच्चे वो 0.80:1, यानी हंसते हम लोग, मामला पूरा पूरा हो क्या रहा है। तो यहाँ पे लिखा है ऑब्टेन अ बैंक लोन फ्रॉम ₹2 लाख पेबल आफ्टर 5 years। कंडीशन पहली क्या है, हमने 2 लाख का लोन लिया हुआ है ना, हमने 2 लाख का लोन लिया फ्रॉम द बैंक, ठीक है बात, और ये पे किया जाएगा आफ्टर द 5 years। ऐसी कंडीशन कह रहा है कि भाई ये 2 लाख रुपए का जो लोन है ये 5 साल के बाद पे किया जाएगा। अच्छा, समझते हैं, प्रयास करते हैं समझने का कि कंडीशन क्या रही होगी। जरा बताओ, अगर आपने बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपए, क्या उससे प्रोप्राइटर्स का फंड बढ़ता है, यानी आपके शेयर कैपिटल का अमाउंट बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता है ना। अब क्या कैश पर कोई फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा भाई, कैश पे नहीं, सॉरी, टोटल एसेट्स पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये 2 लाख कहीं ना कहीं आपके पास कैश के रूप में आया होगा और कैश का पूरा पूरा कनेक्शन टोटल एसेट से हुआ है ना, कैश कहीं ना कहीं टोटल एसेट्स के अंदर इंक्लूड हुई। तो यानी कंडीशन क्या है कि 2 लाख का जो अमाउंट आएगा, है ना, जो हमने बैंक लोन लिया उसके बदले हमारा 2 लाख का कैश आएगा, और कैश कहीं ना कहीं टोटल एसेट्स का पार्ट है, तो टोटल एसेट वाला पार्ट हमारा इंक्रीज हुआ और प्रोप्राइटर्स फंड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो कंडीशन डिक्रीज वाली बनी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिक्रीज वाली कंडीशन है, ठीक है, आप लिखेंगे कंडीशन डिक्रीज है, तो क्या लिखेंगे, एज टोटल एसेट्स विल इंक्रीज बाय 2 लाख, सॉरी, एंड द प्रोप्राइटर्स फंड विल बी रिमेन सेम, तो दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग। बात करते हैं सेकंड वाले केस की। सेकंड वाला केस यहाँ पर कहता है परचेज मशीनरी फॉर ₹75,000 इन कैश, मतलब हमने, अब देखो 75,000 की एक मशीन खरीदी गई, 75,000 की एक मशीन खरीदी गई इन कैश, ठीक है बात, ये कहानी है। तो इनसे इसमें क्या फर्क पड़ेगा, अब मुझे बताओ जरा, मशीन जब खरीदी गई होगी तो मशीन आई होगी, तो 75 की मशीन टोटल एसेट्स का पार्ट है कि नहीं है, 75,000 की मशीन आई तो वो टोटल एसेट्स में इंक्रीमेंट मारेगी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बदले आपने कैश भी तो दिया है, उसके बदले उसी मशीन को खरीदने के बदले आपने 75 दिए भी, तो मतलब 75 आए भी और 75 गए भी, तो अल्टीमेट इफेक्ट देखते हो तो 0 पड़ता है, मतलब यहाँ पर 75 एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है, तो यानी वो जो अमाउंट था पुराना वाला वो सेम रहा होगा, है ना। और प्रोप्राइटर्स फंड पर मशीन खरीदने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी शेयर कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज तो हो नहीं जाएगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर कंडीशन नो चेंज वाली है, यहाँ पर कंडीशन बच्चे नो चेंज वाली है, ठीक है बात। तो एक बढ़िया केस आपको मिल गया नो चेंज वाला, क्योंकि यहाँ पर क्यों, आपने 11th का आपको याद होगा कि भाई आपका कैश और मशीन
दोनों एसेट्स है, तो ये भी आपका ये प्लस हुआ 70, सॉरी ये आपका माइनस हुआ 75,000 से, और मशीन आपकी प्लस हुई 75,000 से। तो अल्टीमेट इफेक्ट देखते हैं तो आप नील पड़ता है, यानी इसका इफेक्ट नील आएगा। तो अगर नील इफेक्ट है यानी टोटल एसेट्स का अमाउंट वही रहा जो पुराना था, और प्रॉपर्टीज फंड तो पुराना ही है, क्योंकि मशीन खरीदने से उस पर तो कोई फर्क एटलीस्ट नहीं पड़ता। अगर ऐसा है तो फिर कंडीशन नो चेंज वाली है। समझे आप थर्ड वाली कंडीशन? ठीक है, थर्ड कंडीशन में कहता है बच्चे ये रिडीम्ड 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹1,00,000। अच्छा, कहानी ये हुई है कि आपने प्रेफरेंस शेयर आपके पास थे, इनको रिडीम कर दिया है ना। रिडीम कर दिया मतलब इनकी बैक पेमेंट कर दी। 1,00,000 रुपए के जो शेयर थे प्रेफरेंस वाले, उनकी पेमेंट आप लोगों ने कर दी है। तो अब देखो क्या फर्क पड़ा होगा। प्रॉपर्टीज फंड में क्या क्या आता है भाई? हमारा प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, तीनों इसका पार्ट है। किसका? प्रॉपर्टीज फंड का, है ना। ऐसी तो बात है, प्रॉपर्टीज फंड में सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब प्रेफरेंस शेयर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज फंड का पार्ट रहा होगा। अगर आपने 1,00,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड कर दिए तो आपका जो प्रॉपर्टीज फंड है वो तो डिक्रीज हो जाएगा, ये तो कंफर्म बात है। ठीक है बात? अच्छा, लेकिन जब आपने 1,00,000 रुपए दिया होगा सामने वाले को, तो आपकी टोटल एसेट्स घटी होंगी, बिल्कुल घटी होंगी, क्योंकि आपका 1,00,000 रुपए भी तो गया। 1,00,000 रुपए का मतलब आपका कैश चला गया, और कैश कहीं ना कहीं पार्ट टोटल एसेट्स का पार्ट है। तो अगर आपका कैश चला गया, सपोजिंग अगर आपका कैश चला गया, तो आपका जो प्रॉपर्टीज फंड है वो भी 1,00,000 से घटा, और टोटल एसेट्स भी आपकी 1,00,000 से घटी। दोनों में सेम तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है। अब इस कंडीशन को नो चेंज वाली कंडीशन मान लेना पूरी पूरी की पूरी मूर्खता है। तो आप हिसाब लगाएं कि अल्टीमेट फर्क पड़ क्या रहा है। देखें, हमें 0.80:1 दिया, तो हिसाब लगाओ जरा कैसे 0.80/1 कैसा आया होगा। देखो नीचे अगर हम ऊपर 8 लाख की प्रॉपर्टीज फंड मानकर चले ना, ऊपर 8 लाख रहा होगा, नीचे 10 लाख रहा होगा, ऐसा हिसाब इस एग्जाम में लगा ले बच्चे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन कई बार पेचीदा कंडीशन आती है, तो आपको हिसाब लगाना आना चाहिए। ठीक है, मान लो आप 8 लाख रुपए की आपकी प्रॉपर्टीज फंड रही होगी और 10 लाख रुपए की एसेट रही होंगी टोटल वाली। मैंने हिसाब लगाया इस 0.80 को देखकर। देखिए अब अगर पूरा रेशियो आप करते हैं ना, 3 0 4 0 कटा इससे, है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो 10 नीचे है और ऊपर 8 है। इसी कंडीशन में आपका 0.8 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। ये कंडीशन 0.8:1 वाली है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ऐसा हिसाब आपको लगाना आना चाहिए। ठीक है, 0.8:1 आपने हिसाब लगा लिया, चाहिए रेशियो रखा। अब जरा देखो, जब आपने रिडीम की होगी ना कंडीशन, तो जब आपने 1,00,000 रुपए की पेमेंट की होगी, तो प्रॉपर्टीज फंड जो पहले 8 लाख का था वो आप 7 लाख का बन चुका होगा, है ना। वो आपका अभी 7 लाख का बन चुका होगा, है ना। बिल्कुल सीधी सी बात है, 7 लाख का बन चुका होगा। और ये जो 10 लाख रुपए है, ये कहीं ना कहीं आपका 9 लाख बन चुका होगा। ये कहीं ना कहीं आपका 9 लाख बन चुका होगा। जब आप कर लें हिसाब किताब, ये आपका 7/9 हो गया, मतलब आपको 7 को 9 से डिवाइड कर लें, है ना। 7 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो देखें जरा क्या आता है ना। तो जरा करें डिवाइड एक बारी। देखें अब यहाँ 0 लगाएं, पॉइंट बढ़ाएं, ठीक है, और यहाँ पॉइंट लगाने के बाद यहाँ आपका 0 बढ़ जाएगा, है ना। तो करें आप 9 7 जा 63 होगा आपका, है ना। फिर आपका 7 आएगा, फिर आप यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 आएगा। तो मतलब ये सिलसिला आपका चलता रहेगा। अल्टीमेट लेवल पर आपका जो रेशियो 0.77 हो गया है, आपका रेशियो अल्टीमेट लेवल पर 0.777 करके मतलब आएगा। तो आप 0.78 इसको एक पल के लिए मान लें रेशियो 1, तो 0.78 रेशियो 1 बन जा रहा है। अगर आप इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, अगर आप पेमेंट करते हैं, तो आपका प्रॉपर्टीज फंड और ये दोनों एक साथ एक अमाउंट से डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन जब मैंने हिसाब लगाया तो मुझे पता चला अच्छा रेशियो तो डिक्रीज हो रहा है। तो कंडीशन कौन सी वाली बेटा? कंडीशन डिक्रीज वाली हुई, है ना। लिखेंगे आप एज प्रॉपर्टीज फंड एंड टोटल एसेट्स आर डिक्रीजिंग बाई सेम अमाउंट, ये आप इसका आंसर लिखेंगे। बात करें डी वाले आंसर की या चौथे आंसर की, तो वहां पर दिया है कि इश्यूड इक्विटी शेयर टू द वेंडर ऑफ फॉर मशीनरी परचेज ₹4 लाख, है ना। आपने क्या करा, देखें आप कंडीशन कैसी आई, कंडीशन ऐसी आई कि भाई आपने एक मशीन खरीदी 4 लाख रुपए की, है ना। एक मशीन हमने खरीदी कितने की भाई? 4 लाख रुपए की मशीन खरीदी, और उस मशीन के बदले हमने इनको शेयर दे दिए, सामने वाले वेंडर को हमने शेयर इशू करवा दिए। तो अगर शेयर इशू करवाए होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉपर्टीज फंड है वो बढ़ गया होगा भाई पहले वो 8 लाख का था, वो प्रॉपर्टीज फंड पहले 8 लाख का था, अब वो कहीं ना कहीं 9 लाख का हो गया होगा, है ना। अब वो कहीं ना कहीं आपका 9 लाख का होगा, क्योंकि आपने शेयर इशू कर दिया दोबारा, उनके बदले पैसा आया नहीं आया मुद्दा नहीं है, कुछ तो आए, है ना। तो अल्टीमेट लेवल पर आपका जो शेयर है या जो प्रॉपर्टीज फंड है वो 1 लाख से बढ़ गया, 9 लाख हो गया। बात करें कि क्या टोटल एसेट पे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा भाई। आपके पास कितनी मशीन आई है? 4 लाख रुपए की, तो 4 लाख से अगर ये बढ़ा तो ये, सॉरी 9 लाख नहीं हुआ, 1 लाख की तो कहानी नहीं है, 8 4 12 हो गया ना। हमारा जो प्रॉपर्टीज फंड है वो 12 लाख हो चुका होगा। ठीक बात। मशीन कितने की आई? 4 लाख की। क्या मशीन टोटल एसेट्स के अंदर इंक्लूड होती है? बिल्कुल होती है। तो यहाँ पर भी आपका बदलाव होगा, 10 से अब 14 बन गया, है ना। 10 लाख से 14 लाख बन गया। ये 8 में 4 इंक्लूड हुआ तो 12, और 10 में इंक्लूड हुआ तो 14। अब जरा कर लें एक बार, कट करके देख लें आप लोग, है ना।
ये 12/14 है, तो जरा 12/14 करें, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, यानी 6 को डिवाइड करना है 7 से, है ना। तो यहाँ आप लगाएंगे 0 पॉइंट, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो ये 7×8 56 आपका हो गया 56, है ना। फिर यहाँ आपका 4 रहा, यहाँ 0 बढ़ा तो 7×35, है ना। यानी ये 0.85 हो जा रहा है, जो पहले 0.8 हुआ करता था, 0.80 हुआ करता था, ये 0.85 बन रहा है। रेशियो आपका जो पहले 0.80 हुआ करता था वो अभी आपका 0.85 बन गया, तो भाई कंडीशन इंप्रूव वाली है, तो आप लिखेंगे इंक्रीज। यहाँ पर कंडीशन आपकी इंक्रीज वाली कंडीशन हो गई, ठीक है बात। आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू बार बार समझने का प्रयास करें और पूरा हिसाब किताब एग्जाम में लगाएं, तब जाकर क्वेश्चन आपसे सही होने के चांसेस होंगे, और आपको रेशियो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। दूसरी बात आपको याद रखना है कि आपने तुक्का बिल्कुल नहीं मारना, बिल्कुल जो चीजें वैलिड हैं, तार्किक हैं, उनको ट्राई करना है और बार बार अभ्यास इनका करना है, तभी जाकर क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे एग्जाम में, ठीक है बात। प्रयास करोगे तो अपने आप क्वेश्चन बनेंगे। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात कर लें, ठीक है। आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है बात। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में जो ट्रांजेक्शन हमको दिए हैं उनसे क्या चेंज आएगा, या वो चेंज होगा भी नहीं, कि वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, जो भी कंडीशन हमारी रहेगी वो हमको बताना है बच्चे। उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखें, तो अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हुआ EBIT, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। बात करें कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, तो कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब हुआ शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, है ना। शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस लॉन्ग टर्म डेट जितने भी रहेंगे आपके, जो लॉन्ग टर्म डेट हैं आपके, जो 1 साल बाद आपको पे करने हैं, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका कैपिटल एम्प्लॉय निकला करती है, ठीक है बात। तो पहले समझते हैं, पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है हमसे परचेज मशीनरी वर्थ ₹2 लाख बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर। तो आपने इक्विटी शेयर इशू किए और उसके बदले 2 लाख की मशीन ली। मतलब देखो अल्टीमेट लेवल पर क्या हुआ पड़ा है, आपने एक मशीन ली, ठीक है बात, एक मशीन आपने ली 2 लाख रुपए की, और इसके बदले आपने इक्विटी शेयर इशू करवाए, यानी सामने वाले वेंडर को आपने 2 लाख के शेयर दे दिए, उसके बाद उसके बदले आपने मशीन ली। अब बात करें 2 लाख की मशीन आने से क्या EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर कोई फर्क पड़ा, तो आंसर है नहीं, इस पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। क्या कैपिटल एम्प्लॉय पे कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल पड़ा, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉय के जो शेयर होल्डर वाला फंड है ना, जो शेयर होल्डर फंड वाला पोर्शन है प्लस लॉन्ग टर्म डेट पे तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बात करें शेयर होल्डर फंड की, तो अगर आपने 2 लाख के नए शेयर इशू करवा दिए तो यहाँ ना कहीं यहाँ बढ़ोतरी हुई। अगर यहाँ बढ़ोतरी हुई तो आपका कैपिटल एम्प्लॉय भी इंक्रीज हुआ। कैपिटल एम्प्लॉय इंक्रीज अगर हुआ, यहाँ वाला अमाउंट इंक्रीज और ये अमाउंट सेम है, तो अगर ऐसा कुछ होगा, ये इंक्रीज होगा वो सेम रहा, तो जो रेशियो पहले रहा उसके कंपैरिजन में ये रेशियो भी इंक्रीज, ये रेशियो भी डिक्रीज करने की कंडीशन में होगा। तो यहाँ पहला आंसर हमारा होगा डिक्रीज। तो पहले हमारी जो कंडीशन निकली बच्चे वो निकली डिक्रीज वाली। क्यों? क्योंकि हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉय वाला पोर्शन है वो तो बढ़ गया, लेकिन जो EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो आपका सेम रहा। तो आंसर हम लिखेंगे डिक्रीज, और इसका रीजन हम लोग देंगे that capital employee is increasing by 2 lakh but earning before interest and tax will remain same, right। तो सेकंड क्वेश्चन आप देखें, चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹5,000 ऑन मशीनरी, यानी हमने मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 5,000 का। अब देखें हमारा डेप जब लगा ना, जो हमारा डेप है वो इनडायरेक्ट खर्चा है, और इनडायरेक्ट खर्चों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, एक्सपेंसेस वाली साइड या हम कह लें डेबिट साइड, टू साइड हम शो करते हैं। तो जब हमने 5,000 का अगर हम डेप लगा देंगे तो जो हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी प्रॉफिट की जो कंडीशन होगी वो डिक्रीज होने की कंडीशन में होगा, प्रॉफिट 5,000 कम आएगा। अगर आप यहाँ डेप भी चार्ज करते तो आपका प्रॉफिट 5,000 रुपये कम आता, यानी ये डिक्रीज हो रहा है। और 5,000 डेप लगाने से कैपिटल एम्प्लॉय यानी शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सेम हो रहा है, और ये आपकी कंडीशन डिक्रीज हो रही है, ये सेम है लेकिन ये घट रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मतलब मानिए ना आप ऊपर 10 था, है ना, नीचे आपका मान ले रहे हम 5 है, तो ऊपर अगर 8 हो जाएगा और नीचे 5 ही रहेगा, तो भाई अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा, मतलब कम आएगा, इससे तो कम आएगा ना, 2 तो नहीं आएगा ना आंसर। यहाँ तो 5 2 10 आ रहा है, यहाँ 2 नहीं आएगा बल्कि आंसर कम आएगा। कम का मतलब हुआ कि सेकंड कंडीशन वाली भी, जो सेकंड कंडीशन है वो भी हमारे बच्चे डिक्रीज वाली कंडीशन है। तो यहाँ भी आप लिखेंगे कि डिक्रीज वाली कंडीशन बनी रहेगी, यानी अब अगर आप लिखेंगे इसका रीजन तो लिखेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल रिड्यूस और विल डिक्रीज बाय 5,000 एंड कैपिटल एम्प्लॉय विल रिमेन सेम, ये इसका आंसर होगा बच्चे। बात करें हम सी वाले की, है ना, यानी थर्ड वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वहां पर दिया है हमको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इन कैश ऑफ ₹70,000, यानी हमने 70,000 के डिबेंचर रिडीम करवाए, है ना। और रिडीम करवाने से क्या होगा बच्चे, देखो अगर हम डिबेंचर को इशू, डिबेंचर जो हमारे रहेंगे ना, जो डिबेंचर हमारे हैं वो डिबेंचर हमारा कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म डेट का पार्ट है।
अगर हमने 70,000 के डिवेंचर का पेमेंट किया, अगर हमने 70,000 के डिवेंचर का पेमेंट किया तो कहीं ना कहीं हमारा जो लॉन्ग टर्म डेट है वो डिक्रीज होगा। इसकी डिक्रीज होने से हमारी कैपिटल एम्प्लॉय भी डिक्रीज होगी और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर डिवेंचर की रिपेमेंट कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। डिवेंचर की पेमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करते, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सेम बना रहेगा, लेकिन जो कैपिटल एम्प्लॉय है वो कम हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन ऐसी वाली होगी, ऊपर 10 था नीचे 5 था, अब ऊपर 10 बना हुआ है लेकिन नीचे 4 हो चुका है, तो भाई यहाँ रेशियो इंप्रूव करेगा। तो यहाँ आप आंसर लिखेंगे इंक्रीज होगा, है ना। यहाँ पर आप लिखेंगे इंक्रीज और यहाँ पर रीजन आप दे देंगे कि कैपिटल एम्प्लॉय, है ना। बात हम लोग करें अगर कैपिटल एम्प्लॉय की, तो कैपिटल एम्प्लॉय विल बी डिक्रीज बाई 70,000 बट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल रिमेन सेम, ये इसका रीजन होगा। आखिरी बात करें हम डी वाले की, वहां पे दिया हुआ है हमें इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश ₹50,000, तो हमने 70,000 के इक्विटी शेयर इशू करे। अब अगर इक्विटी शेयर इशू कर दें तो इशू करने से बच्चे क्या होगा, शेयर होल्डर फंड में बढ़ोतरी होगी, और शेयर होल्डर फंड में अगर बढ़ोतरी होती है तो कैपिटल एम्प्लॉय बढ़ता है, और कैपिटल एम्प्लॉय तो बढ़ेगा लेकिन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं पड़ रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि ऊपर वाला मामला सेम है, नीचे आपका कैपिटल एम्प्लॉय बढ़ रहा है ना। सॉरी, ये आपका बढ़ जाएगा और ये ऊपर वाली कंडीशन जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो आपकी सेम रहेगी, ये बढ़ जाएगा, तो कंडीशन फिर डिक्रीज वाली हुई। ठीक है, फिर कंडीशन आपकी डिक्रीज वाली है बच्चे। तो ये इनके आंसर रहेंगे, तो लिखेंगे आप लोग कैपिटल एम्प्लॉय विल बी इंक्रीज एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल रिमेन सेम। ठीक है बात। तो ये थे बेटे 4 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी बन चुकी है, 40 मिनट के तकरीबन ये वीडियो बनी हुई है, इसे एक बार अच्छे से वॉच करें और इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें। कुछ क्वेश्चन अपने मन से लें, उठाएं क्वेश्चन, है ना, तो आपके ये 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है बात। चलिए अच्छे से मेहनत करिए, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट पेपर, बने रहिए मेरे साथ। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।